नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। डेट है आज 28 जनवरी 2025। सबसे पहला आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इंडिया चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट इशू वीज़ाज। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से इंडिया की और चाइना की आर्मी में जो डिस्प्यूट था वो एक तरह से रुक गया है, स्टैंड ऑफ हो गया है। 3 महीने के बाद अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और चाइना के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके बीच में क्या हुई है, मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया कि अब हम इंडिया और चाइना के बीच में क्या करेंगे, डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएँगे, जो वीज़ाज़ हैं उनको क्या करेंगे, दोबारा से इश्यू करेंगे और मानसरोवर जो यात्रा है उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम क्या करने जा रहे हैं, इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। ये सब डिस्कशन है इस आर्टिकल में। तो इसके अगर मैं मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसेप्शंस ऑफ ट्रैवल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और चाइना, अब इनके बीच में जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो रिज़्यूम हो गई हैं, वीज़ा को रिस्टोर कर दिया गया है और जो मानसरोवर यात्रा है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, जब समर्स आएँगे तो उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में आप लिख सकते हैं अगर मेंस के पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, दूसरा ये है कि जॉइंट मिलिट्री जो होता है ना, अ, हम कभी-कभी प्रैक्टिस करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज़ होते हैं, तो उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है? कि भई हम दोनों मिलके जॉइंट एक्सरसाइज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि दोनों की जो मिलिट्री है, वो एक जॉइंट एक्सरसाइज़ करेंगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। बाकी ट्रेड के बारे में डिस्कशन हुआ है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है। इवन अब आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, उसके ऊपर चाइना ने क्या किया है, डैम बनाया है। उसका जो डाटा है वो चाइना के पास है, तो चाइना ने पहले डाटा देने से मना कर दिया था। अब वो डाटा इंडिया को देने के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भई अगर मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी ज़्यादा हो गया और वो डैम मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, इंडिया में आता है, तो इंडिया में फ्लड आ सकते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है? हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग के बारे में बात हुई है, रिवर कोऑपरेशन के बारे में बात हुई है। यानी कि जितनी भी ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं, उनका जो भी डाटा होगा, उसके बारे में चाइना क्या करेगा? इंडिया को देगा वो, ठीक है? इसके अलावा डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हुए हैं, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं कि किस तरह से हम अपने इकोनॉमी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज करना है, अगर हमें बिज़नेस करना है तो उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेंस के पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को, यानी कि हमारे जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं, अब वो क्या हो रहे हैं, धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। अब एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि यूएसए में अब ट्रम्प सरकार आ गई है, तो ट्रम्प जो है वो चाइना के ज़्यादा अगेंस्ट रहते हैं, बहुत सारे सैंक्शन लगा देते हैं कि ये नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो चाइना सोचता है कि यार चलो ठीक है, अब इंडिया के साथ क्या करते हैं, धीरे-धीरे रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है। अब इसके ऊपर मैंने एक एमसीक्यू बनाया है। एमसीक्यू को सोल्व करने की एडवांटेज ये रहती है कि अगर मान लीजिए आप पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ पाते, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो समराइज़ हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूँ, रिसेंटली इंडिया एंड चाइना एग्री टू रिज्यूम सेवरल बायलैटरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ देयर रिसेंट एग्रीमेंट। तो देखो, रिजम्पशन ऑफ मानसरोवर यात्रा फॉर इंडियन पिलग्रिम्स, ये तो बात सही है। शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा ऑन ट्रांसपोर्टर रिवर्स, ये भी सही है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अलोंग दी एलएसी, नहीं, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमिक ट्रेड एंड डिस्कशन, इसके बारे में बात हुई है। सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसके बारे में बात हुई है। तो मुझे बताइए किसके बारे में बात नहीं हो रही है? ये जो सी है इसके बारे में बात नहीं हो रही है और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस एमसीक्यू को करने की एडवांटेज ये होगी कि आपको पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड इंडिया में पहली ऐसी स्टेट बन गया है जिसने क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब देखिए, हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या है, गारंटीड राइट्स हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में हमारे पास डीपीएसपी हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पार्ट 4 में क्या लिखे, डीपीएसपी लिखे और उसमें क्या लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय पे अप्लाई नहीं किया गया, क्यों नहीं अप्लाई किया गया? क्योंकि हम रिसेंटली आज़ाद हुए थे। तो अंबेडकर साहब ये नहीं चाहते थे कि भाई देखो 10 लाख लोग आपस में मारकाट हुई थी उस समय पे जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो अंबेडकर साहब कहते थे कि फ्यूचर में जब लगेगा कि इंडिया में हालात सुधर गए हैं, तो उस समय पे हम क्या करेंगे, उस समय पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे।
अब यहाँ पर ये जो यूसीसी इम्प्लीमेंट हुआ है, उत्तराखंड की सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? यानी कि जितने भी सिविल लॉज होंगे, जैसे कि हमारे मैरिज से रिलेटेड होते हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? यूनिफॉर्म रहेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो आपके लिए ये लॉ रहेगा, मुस्लिम है तो आपके लिए ये लॉ रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पशंस दे दी गई हैं किसको? शेड्यूल ट्राइब को, और जो नेटिव्स हु हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट आर नॉट कवर। अब आप स्टेट से बाहर ही निकल गए हैं, माइग्रेट हो गए, तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है, कुछ प्रोविजंस है, जैसे बैन है सर्टन प्रैक्टिस पे। कौन कौन सी प्रैक्टिस पे बैन है? हलाला पे है, इद्दत पे है, तलाक है। आपने देखा होगा मुस्लिम में, कम्युनिटी में ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, हलाला है, इद्दत है, तलाक है। तो अब इनको क्या करा, ये प्रोहिबिट है, अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी में क्या है? प्रो इनहेरिटेंस, मतलब पहले क्या होता था, अगर फादर की डेथ हो जाती थी, मदर नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है वो सन को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वुमेन्स के लिए भी राइट आ गए हैं, ठीक है? इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मैरिज को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, होगा अब डाइवोर्स को, और लिव इन रिलेशनशिप, इन सबको क्या करेंगे? रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आप देखेंगे धामी साहब जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उन्होंने भी अपनी मैरिज को क्या किया है? रजिस्टर्ड किया है। और इसके लिए हमारे पास एक पोर्टल है ucc.uk.gov.in। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पे पीपल क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी कोई कंप्लेंट है उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी विल को भी क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। आधार से क्या होगा? आपका वेरिफिकेशन होगा। एआई का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कितनी लैंग्वेज में होगा? 22 लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा 13 से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे पास पुलिस है, कोर्ट है, वहाँ से भी क्या किया? डाटा लेके इसको क्या कर दिया है? इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब देखिए, अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, ऑप्शन ए है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप, ये तो सही है, कराना पड़ेगा ये। बैन ऑन प्रैक्टिस लाइक हलाला, इद्दत एंड तलाक, ये भी सही है। स्पेशल एग्जाम्पशन फॉर एस टी एंड नेटिव्स हु माइग्रेटेड आउट ऑफ स्टेट, ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन क्रिमिनल कोड, नहीं, क्रिमिनल कोड के बारे में नहीं है ये, तो ये हमारे पास गलत है, और वही उसने नोट पूछा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ई भी पढ़ लेते हैं, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन फॉर यूसीसी, रजिस्ट्रेशन थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, ये पॉइंट भी क्या है? सही है, ठीक है? तो इस एमसीक्यू में क्या हुआ, हमें एडवांटेज क्या मिलेगी कि पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हमारे इसी से ही पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गेटिंग ड्रंक ऑन होम्योपैथी। इसको लिखने वाले कौन है? ये है दिनेश एस ठाकुर। ये ऑथर है द ट्रूथ पिल, द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी हुई है। अब देखिए, द हिंदू में आप देखेंगे बहुत सारे जो एडिटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, वो काफ़ी फेमस होते हैं, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया में क्या है, अल्कोहल को लेके मेडिकल में जो अल्कोहल यूज़ की जाती है, ड्रग्स में जो यूज़ किया था, उसके लिए रेगुलेशंस क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसी के बारे में एक केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, भगवती मेडिकल हॉल वर्सेस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन केस। अब देखिए, इसमें किसकी बात की जा रही है? रेगुलेटरी चैलेंजेस इन बैनिंग अल्कोहल होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके बारे में बात की जा रही है। एक्चुअली में हमारे पास क्या है, बहुत सारे लीगल लूप होल्स हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें आप देखेंगे अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक दवाई आती थी जिसका नाम है कोरेक्स, अब पता नहीं उसको बैन कर दिया गया है या वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है। उसमें क्या होता था, अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है? अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे अल्कोहलिक टिंचर्स भी होम्योपैथी में यूज़ किए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होते हैं हर्ब्स के, उनको अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दिया जाता है और वो बेच दिया जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास कोरेक्स। अगर आपको खांसी होती थी पहले, तो कोरेक्स उसको यूज़ करते थे। मैंने देखा है बहुत सारे जो यूथ थे, मतलब जब मैं छोटा था, तो उस समय पे पूरी की पूरी बोतल को वो ड्रिंक कर जाते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था, उसमें अल्कोहल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो स्टेट क्या करता है, स्टेट जो है वो टैक्स लगाता है। किसके ऊपर टैक्स लगाता है? अल्कोहल के ऊपर। अब देखो, अल्कोहल पे तो कितना है, 18% जीएसटी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहीं मेडिसिन में जो अल्कोहल यूज़ होता है उसके ऊपर कितना है, उसके ऊपर मतलब जो ड्रग बनेगा उसके ऊपर कितना है, 5% है।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो लॉस है टैक्स रेवेन्यू का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखिए, अल्कोहल किसके अंडर आता है, अल्कोहल आता है स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि आपने देखा होगा जब कभी भी हम सेवन्थ शेड्यूल की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेवन शेड्यूल, तो सेवन शेड्यूल में हमारे पास यूनियन लिस्ट भी है, हमारे पास स्टेट लिस्ट भी है, हमारे पास कंकरेंट लिस्ट भी है। अब देखिए, अल्कोहल किस में आ गया, स्टेट लिस्ट में आ गया, लेकिन जो ड्रग है वो आता है कंकरेंट में, मतलब उसके ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकता है और क्या कर सकता है, यूनियन भी लॉ बना सकता है। अब हो क्या रहा है, स्टेट जो है, स्टेट ड्रग्स के ऊपर अलग अलग लॉ बना देते हैं, मतलब किसी स्टेट में आप देखेंगे ड्रग में अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा रहता है, किसी में क्या रहता है, कम रहता है। अब देखिए, अब बहुत सारे टिंचर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, 12% अल्कोहल होता है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे भाई, अल्कोहल अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, कोई ऐसी मेडिसिन मतलब ड्रग ले लेंगे जिसमें क्या होगा, 12% अल्कोहल होगा। यूजली अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी आपने कभी बियर को देखा हो, बियर की बोतल को, तो उसमें आप देखेंगे उसमें 7% जो बियर होती है उसको स्ट्रॉन्ग बियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बियर। अगर लाइट है तो उसमें 5% या उससे क्या रहेगा, कम रहेगा। अब देखो, अब 12% अल्कोहल एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन, अगर आप ये देखेंगे रूल 106 बी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि लिमिटेड अल्कोहलिक टिंचर सेल्स टू हॉस्पिटल इन बोतल ऑफ 100 ml और लेस, यानी कि जिसमें जिस बोतल में अल्कोहल यूज़ होता है उसको आप 100 ml या उससे कम में रखेंगे। लेकिन भाई अब कंपनियां जो, हमको प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब बहुत सारी जगह पे स्टे लगा दिया। स्टे लगाने का मतलब ये है कि अगर 100 ml से ज़्यादा की कोई बोतल है, मान लीजिए 500 की कोई ml की कोई बोतल है और वो एक ड्रग है और उसमें क्या हो रहा है, उसमें अल्कोहल यूज़ हो रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब सरकार, कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को यहाँ पे रेगुलेशंस देनी चाहिए। अगर आप देखेंगे परपोज सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि द यूनियन गवर्नमेंट शुड नोटिफाई रूल 106 बी प्रॉपरली थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है, टू एनफोर्स 100 बोतल ml लिमिट, यानी कि 100 ml की जो बोतल है उससे ज़्यादा में आप सेल आउट नहीं कर सकते, जिसमें क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में हमें डिस्कस की हम यहाँ पे। तो रेगुलेशंस के बारे में ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिसमें अल्कोहल होता है, तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट, तो यहाँ पे क्या करना है, पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना है, ठीक है। पार्लियामेंट मस्ट पास ए लॉ, और वो लॉ पास करना चाहिए गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू रूल 106 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट होगी बोतल की जिसमें अल्कोहल यूज़ किया गया होगा वो कितनी होनी चाहिए, 100 ml होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट वाज द की हाईलाइट इन भगवती, व्हाट वाज द की इशू हाईलाइटिंग इन भगवती मेडिकल हॉल वर्सेस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, बैन ऑन सेल ऑफ ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन इन इंडिया, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। यूज ऑफ एल्कोहल इन होम्योपैथिक टिंचर एंड लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, बी है, यानी कि यूज ऑफ एल्कोहल इन होम्योपैथिक टिंचर्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशंस, इसके बारे में ये केस है। तो कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे इस केस का ध्यान रखना। भगवती मेडिकल हॉल वर्सेस सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर क्या है, यूज ऑफ एल्कोहल इन होम्योपैथिक टिंचर एंड लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और आर्टिकल है। अभी आपने देखा होगा कि सिंड्रोम है जिसका नाम है गुलेन बैरे। अब महाराष्ट्र में, पुणे में आपने देखा होगा कि सिटी में 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब ये जो सिंड्रोम है ये हुआ क्या है, कैसे कैसे ये आया है। आपने देखा होगा पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारी डिसीजेज आ रही हैं, उनमें से ये एक क्या है, कॉमन है। अब देखो, इंसान के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब सर्दी होती है, जब विंटर्स आती हैं, तो उस समय पे जब मैं वॉक करने निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जो इम्यून सिस्टम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो सिंड्रोम है ये बेसिकली में क्या है, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि इसी नर्वस, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसी को ही क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसके रीजंस क्या क्या हैं, ये ऐसा बताया जाता है कि इसको
होता क्यों है ये? इट इज़ ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन। या तो ये इन्फेक्शन से हुआ है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वैक्सीनेशन अगर आपने करवाया उससे हो सकता है, या फिर सर्जरी से हो सकता है। यानी कि जो अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको ये मार देता है, ठीक है? अब ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है, या फिर इन्फ्लुएंजा है, सर्दी जुकाम है, उसकी वजह से हो सकता है, कोविड-19 की वजह से हो सकता है, या फिर डेंगू और जो जीका वायरस है उनके जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। अब इस सिंड्रोम की वजह से हुआ क्या है? इस सिंड्रोम की वजह से बॉडी में क्या है, वीकनेस आ जाती है, पैरों में जो है वो मतलब ऐसा लगता है कि आपके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, चलने में क्या होता है, परेशानी होती है। कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्ली चल नहीं सकते हैं, अगर आपको ये सिंड्रोम से अगर आप इफ़ेक्टेड हैं तो। अब इससे क्या हुआ कि एक डेथ भी हो गई है। उसके बाद ये काफ़ी न्यूज़ में आ गया, तो इसको आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? देखो, आप इसका अगर एमआरआई कराना चाहें, सीटी स्कैन कराना चाहें, वो भी करवा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपको ये सिंड्रोम डिटेक्ट हो जाता है, एमआरआई में हो गया ये, या फिर अगर आप देखेंगे तो एक नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है, या फिर लुम्बर पंक्चर होता है। उससे क्या होता है, आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भई पता चल जाए कि भई ये सिंड्रोम है या नहीं है। अगर हो गया तो फिर क्या कराना पड़ेगा? प्लाज़्मा एक्सचेंज कराना पड़ेगा, या फिर आपको आईवीआईजी यानी कि इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या करता है? ये हमारे पास हेल्दी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्यून अटैक को क्या कर देती हैं, रोक कर देती हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी भी ले सकते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्लाज्मा को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप हेल्दी एंटीबॉडीज डलवा सकते हैं, कहाँ पे, बॉडी के अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चलो आपको ये सिंड्रोम हो गया, प्रॉब्लम ये है कि रिकवरी बहुत लेट हो रही है, रिकवरी हो रही है 6 महीने से लेके 1 साल तक लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं भी हैं कि उसमें क्या हो रहा है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो रही है, या फिर पैरालिसिस भी हो रहा है। फाइन। तो ये जो टॉपिक है, हालाँकि इसमें जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, मतलब अराउंड 3 टू 7% है इसमें, ठीक है? और अगर आप जल्दी से डायग्नोसिस करते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो ये हमने आज यहाँ पे कुछ आर्टिकल डिस्कस किए हैं। आई होप ये जो जितने भी हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं, ये आप सबको समझ में आए होंगे।